दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका क्रांतिकारी अड्डे में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे क्रांतिकारी अड्डे में लगातार आपको कानपुर के ऐसे लोगों से हम लोग मिलवाते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में समाज का भला करने में लगे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज एसडी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर राम तिवारी जी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनका परिचय प्राप्त करते हैं। तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को दें। मैं डॉक्टर राम तिवारी, बीएसएसटी कॉलेज कानपुर, जो कानपुर का सुविख्यात महाविद्यालय है और नैक में 2 बार इसको ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। अप्रत्यक्ष कहा जाए कि इसको विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिला हुआ है जी। उसमें मैं मिलिट्री साइंस गत 12 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और रक्षा जगत में विभिन्न कार्य पद्धतियों में संलग्न हूँ। तिवारी जी, अगर बात करी जाए मिलिट्री साइंस की, क्योंकि जितना मैं आपके बारे में जानता हूं और जान पाया हूं कि बचपन से ही बच्चों का और जो नवयुवा होता है उसका एक सपना होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, वो बनना है। लेकिन जितना मैं आपके बारे में जाना कि आप शुरुआत से ही मिलिट्री साइंस लिए और आपका बहुत रुचि थी उस क्षेत्र में और आगे चल के उसी में आप शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, तो क्या ऐसी कोई प्रेरणा थी या बचपन से आप कुछ सोचे थे? क्या सोच के आपने ऐसा क्षेत्र चुना? देखिए, ऐसा कोई व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म तो नहीं था, लेकिन हाँ, प्रारंभिक दौर से मेरी अभिरुचि रक्षा जगत को लेकर रही और उसी दौरान जब मेरी पढ़ाई प्रारंभ हुई तो मैंने रक्षा जगत का एक विषय जिसे मिलिट्री साइंस, सैन्य अध्ययन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़, कई नामों से संबोधन दिया जाता है, उसमें मैंने अपना अध्ययन प्रारंभ किया। मैंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी होल्ड कर रखा है। तो मेरी प्रारंभिक अभिरुचि रक्षा जगत को लेकर बनी हुई थी। उसी ड्यूरिंग इस विषय का चयन हुआ और मैं लगातार अध्ययन करता गया और अभिरुचि के दौरान ही फिर मैंने इसमें डॉक्टरेट हासिल की और मेरा स्पेशलाइजेशन जो रहा वो साउथ एशियन कंट्रीज़ को लेकर रहा और निरंतर मैं इसमें काम कर रहा हूँ लगातार। जी सर, अगर बात करी जाए मिलिट्री साइंस की, क्योंकि काफ़ी युवा हमें देख रहे हैं और बहुत लोग अपने भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा सोचा करते हैं कि कहाँ पे भविष्य है, कैसे किया जाए। तो एज ए एजुकेशन, क्योंकि आप टीचर हैं, आप जो भी युवा हैं उनको मिलिट्री साइंस को लेके क्या बताना चाहेंगे कि क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें और अगर उसमें आना चाहें तो क्या उनकी मिनिमम एजुकेशन होना चाहिए, क्या है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताएं। देखिए, मिलिट्री साइंस वर्तमान परिवेश में जो राष्ट्र की स्थिति है, समाज की स्थिति है, उसमें रक्षा जगत के इस विषय की उपयोगिता नितांत आवश्यक हो गई है जी। क्योंकि हमारी भारत सरकार सभी व्यक्तियों तक सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती, उसके पास संसाधन भी नहीं है। तो उसका एक जरिया प्रारंभिक दौर में एनसीसी के रूप में, रोवर्स रेंजर्स के रूप में, रेड क्रॉस के रूप में सुरक्षा सिखाने का दायित्व शासन और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उसमें से एक अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मिलिट्री साइंस है। मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट पढ़ने के जो बेनिफिट हैं वो मैं बताना चाहूँगा। अगर मिलिट्री साइंस पढ़ने वाला व्यक्ति यूजी में 60% नंबर हासिल कर लेता है या पीजी में 60% नंबर हासिल कर लेता है तो उसको कमीशन ऑफिसर बनने के लिए रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा। सीधे उसको इंटरव्यू फेस करेगा और उसमें सिलेक्शन करने के बाद डायरेक्ट कमीशन ऑफिसर बन सकता है। जिस प्रकार एयर फोर्स में आप ले जीडीओसी ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच है, लॉजिस्टिक ब्रांच है, सभी में मिलिट्री साइंस पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सर्वसुलभ कमीशन ऑफिसर अधिकारी बनने का मौका मिल सकता है। आर्मी में अगर आप आ जाएं तो एजुकेशनल ब्रांच में उसको भविष्य बनाने का मौका है। नेवी में आ जाएं, इसी तरीके जितनी भी ब्रांच आर्मी की हैं, अगर मिलिट्री साइंस पढ़ता है व्यक्ति तो उसे डायरेक्ट अधिकारी बनने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर वो शिक्षा जगत में आना चाहता है तो इसमें डॉक्टरेट हासिल कर ले, नेट क्वालिफाई कर ले तो उसे शिक्षक बनने का भी मौका मिल सकता है। राम तिवारी जी, आप यहाँ पे हैं, आप रक्षा क्षेत्र से हैं, तो कुछ सवाल जो हमारे भी जहन में निकलते हैं और बहुत लोगों के जहन में आजकल निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास चाहे आप राष्ट्रीय मुद्दा देख लीजिए अग्निवीर वाला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा देख लीजिए, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनकी, अफगानिस्तान की क्या हालत हो रही है आपस में, पाकिस्तान में क्या हुआ, अभी रिसेंटली आज का पेपर देख लीजिए श्रीलंका में। और एक
अंदर से रहता है क्या भारत में भी कभी कुछ ऐसा कहीं आप ऐतिहासिक तो नहीं हो सकता है? तो एक रक्षा क्षेत्र में कुकिंग है, तो आपकी क्या राय है इन सब मुद्दों पे? चलिए, आपने अभिरुचि के हिसाब से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जिसके 3 खंड हैं। जी पहला अग्निवीर, जी दूसरा राष्ट्रीय परिवेश, जी तीसरा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। देखिए, पहले अग्निवीर के बारे में बहुत सारे अभी आंदोलन हुए, बहुत सारे चल भी रहे हैं, युवा असंतुष्ट हैं उससे। अग्निवीर योजना जो सरकार अस्तित्व में लाई, ऐसा नहीं है कि ये योजना सरकार द्वारा अभी नई सोची गई है। अगर प्राचीन कालखंड को हम देखें, जो युद्धों का इतिहास मैं विषय के दृष्टिकोण से बताना चाहूँगा, पहले भी सेना इसी तरीके ठेठ शब्द में बताऊं तो ठेके पर लड़ती थी। जो प्राचीन काल के राजा महाराजा होते थे वो ड्यूरिंग टू वार इनको आमंत्रित करते थे और ये लड़ते थे और इसके बाद कालखंड खत्म हो जाता था। लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से सेना में काम करने के जो प्रतिरूप बदलते गए, उसमें ये रोजगार परक भी हो गया है। तो सरकार जो अग्निवीर योजना लाई वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेके आई, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें अस्तित्व में आती हैं वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं होती ज़रूर हैं। तो सरकार ने भी, हमें लगता है, उससे प्रेरणा लिया। उसमें सरकार ने जो अभी जोड़ा कि पेंशन की बचत होगी, सारी चीज़ बचत होगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा, सरकार का अपना दृष्टिकोण है। सरकार ने अग्निवीर योजना को लॉन्च करते समय सारी बातें डिफ़ाइन की, लेकिन एक बात डिफ़ाइन नहीं की कि जो 4 साल की योजना के अंतर्गत युवाओं को रोज़गार मिलेगा, उसमें कुछ % युवाओं को समायोजित करेंगे, बाकी लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि आप अन्य क्षेत्रों में जाइए, मैं आपको कहीं पर आरक्षण दे दूंगा, आप समायोजित। लेकिन इसमें जो एक सुरक्षात्मक पेच मुझे दिखाई पड़ता है अपने दृष्टिकोण से, कि ये जो ट्रेंड युवा है, अगर ये ट्रेंड युवा 4 साल के बाद मान लीजिए किसी भी व्यवसाय में नहीं जा पाता है, तो ये युवा आर्मी की ट्रेनिंग लेकर आया हुआ युवा है, और आर्मी की ट्रेनिंग साधारण ट्रेनिंग नहीं होती है। अगर ये युवा भविष्य में दिग्भ्रमित होकर समाज के उन वर्गों के हाथ में चला गया, तो देश की सुरक्षा किस तरीके सरकार संभाल पाएगी? मुझे लगता है सरकार ने इसको अभी डिस्क्राइब नहीं किया है, जिसमें सरकार को इस पे नितांत सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ट्रेंड युवा, मैं जापान का ही उदाहरण लेता हूँ कि आज प्रधानमंत्री की जिस युवा ने हत्या की है वह एक ट्रेंड सोल्जर था। तो अगर ये ट्रेंड युवा दिग्भ्रमित हो गया तो ये हमारे समाज के लिए कितना दुष्प्रभाव देगा, सरकार को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं अच्छे मनोभाव से कोई भी योजना लाती हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे मनोभाव से इस योजना को लाए हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन चूंकि दुनिया की जितनी भी योजनाएं आती हैं वो संवाद के जरिए अस्तित्व में आती हैं, तो इस योजना को युवाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए, उनसे प्रॉपर संवाद किया जाना चाहिए और उनके मन में जो भी संदेह है उन संदेह को दूर करने के बाद ही इस योजना को लागू किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा चिंतन जो मेरे दृष्टिकोण से है कि इन ट्रेंड युवाओं का मिसयूज ना हो, सरकार को इस पर पर्याप्त चिंतन करना चाहिए। बाकी योजना अच्छी है, क्योंकि जो हमारा युवा है, बहुत कम आयु के युवाओं को इसमें मौका दिया जा रहा है, वो सुरक्षात्मक परिवेश से ट्रेंड होगा। क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा कि सरकार सबको सुरक्षा नहीं मुहैया करा सकती है। अगर हमारा ये युवा ट्रेंड होगा तो भविष्य में आकर इंटरनल सिक्योरिटी में पार्टिसिपेशन कर सकेगा, अच्छे बिंदुओं पर काम कर सकेगा। क्योंकि जो सेना का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है वो इंटरनल सिक्योरिटी प्रोसेस से समथिंग डिफरेंट होता है। वहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे जो अनुशासन होता है, वो अनुशासन अगर युवा 4 साल सीख के सेना में नहीं भी जाता है तो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो अनुशासन उस क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा आपका प्रश्न था कि वर्तमान परिवेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसमें
आपका यूक्रेन मुद्दा भी है, श्रीलंका भी मुद्दा है। लोग पेपर पढ़ते हैं, सुबह कहते हैं कि घटना तो श्रीलंका में घटित हो रही है, घटना तो अफ़गानिस्तान में घटित हो रही, हमारा भारत तो सुरक्षित है, हमें क्या लेना देना। लेकिन मैं उन आम जनमानस को, उन समाज के जागरूक नागरिकों को ये चेताना चाहूँगा कि पूरा विश्व एक सूत्र में बंधा हुआ है, जिसको हम लोग शब्द ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो आज अगर कहीं पर सुई गिर रही है तो उसकी धमक की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी अगर आप जागरूक नहीं हो। जो विश्व का परिवेश है उसमें सबसे बड़ी भूमिका साउथ एशियंस कंट्रीज़ को लेके है, जिसमें प्रारंभिक दौर में 2007 तक सिर्फ 7 कंट्रीज़ थे। अफ़गानिस्तान 2008 में हमसे जुड़कर सार्क का 8वां राष्ट्र बन गया है। सार्क कंट्रीज़ ही पूरे विश्व की सबसे बड़ी धुरी के रूप में है। विश्व में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक विकसित राष्ट्र, दूसरे विकासशील राष्ट्र। विकसित राष्ट्र वो कहलाते हैं जैसे अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये विकसित राष्ट्र हैं। और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये हमारे विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो विकसित राष्ट्रों का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो राष्ट्र हैं कभी भी पनप ना पाएँ, ये उनका पूरा प्रयास रहता है। उसमें भारत की जो भूमिका है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आम जनमानस भारत का ही सुनने वाला है, कि भारत का जो परिवेश है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में, मतलब इन 8 राष्ट्रों में सर्वोपरि है जी। और दक्षिण एशियाई कंट्रीज़ का प्रतिनिधित्व तो भारत ही कर रहा है। सौभाग्य है कि आज हमारा भारत का प्रतिनिधित्व एक महान योद्धा नरेंद्र मोदी के रूप में कर रहे हैं, जिससे भारत की सुरक्षा अभेद्य है। उसमें एक जो पेच ये आया है कि भारत के बारे में बताना चाहूँगा, एक शब्द कहलाता है, मैं बार बार टीवी चैनलों पे कहता हूँ, गंदा है पर धंधा है। ये जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर आमदनी का जो स्रोत है वो हथियार है। अभी मुझसे एक डिबेट के दौरान पूछा गया कि क्या विश्व में शांति नहीं आ सकती है, तो मैंने उनसे एक ही कहा कि जो चीज़ आपकी आमदनी से जुड़ा हुआ है आप उसको बेचना चाहोगे। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके यहाँ आमदनी का जरिया व्यवसाय जो है वो हथियार की खरीद फरोख्त ही है। जैसे हम लोग अपने यहाँ जीविकोपार्जन के लिए गेहूँ, चावल, इन पे नित्य नए अनुसंधान करते हैं कि इतने हेक्टेयर में हो तो इतना बढ़ जाए, इतने हेक्टेयर में। भारत जैसे देश या अन्य छोटे देश इस पर रिसर्च करते हैं, लेकिन जो विकसित कंट्रीज़ हैं वो इस पर रिसर्च करते हैं कि ये मशीन गन कितनी अपडेट हो जाए कि इतनी रेंज तक मार कर सके, ये टैंक ऐसे अपडेट हो जाए। तो जब वो अपडेट करेंगे तो उसको बिक्री करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, और वो जगह कब बनेगी, जब भय का वातावरण बनेगा। इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ बौनी साबित हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताना चाहूँगा कि ये ऐसी संस्था है जहाँ पर जाकर सारे देश न्याय मांगने जाते हैं। वो संस्था भी गौड़ बन चुकी है, क्योंकि उस संस्था में जो वीटो पावर है वो इन्हीं विकसित राष्ट्रों के पास है। वीटो पावर का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रस्ताव लाएंगे उस पर जब मतदान होगा तो हमारा मतदान जो होगा वो सबसे सर्वोपरि माना जाएगा। तो जो भी प्रस्ताव इनके खिलाफ लाया जाता है ये उसको तत्काल वीटो कर देते हैं। अभी जो कोरोना कालखंड की घटना थी उसका मैं यहाँ जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, हम सभी के बीच जीवित है। बस ये है कि हम महसूस कितना कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। इसकी सुरक्षात्मक परिवेश से मैं बताना चाहूँगा कि ये घटना प्राकृतिक आपदा नहीं थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा जब भी आई है, आप इतिहास उठाकर देख लो, प्रकृति ने कभी मानव के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं किया है। क्योंकि प्रकृति भारतीय परिवेश में माता है हमारी, वो उतना ही दंड देती है जितना मानव सहन कर पाता है। इसका प्रतिरूप था, और चाइना ने विश्व पटल पर पूरी तैयारी कर रखी थी, और उसका पूरा व्यावसायिक प्लान फ्रेमवर्क था, जिसमें आपका
तरह तरह के व्यवसाय थे, चाहे आप सैनिटाइजर का व्यवसाय हो, वैक्सीन वैक्सीन हो, मतलब उसने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रखा था। उसका सबसे बड़ा जो पेच आकर फंस गया, भारत के साथ आकर फंस गया, क्योंकि हमारा सशक्त नेतृत्व था और इसने उसके सारे व्यावसायिक प्लान को धराशायी कर दिया। उसी की खींच चाइना बॉर्डर पर निकालता रहता है, चाहे गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे आप तरह तरह के बॉर्डर डिस्प्यूट देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा सशक्त नेतृत्व है, इसलिए वो डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। ये स्थितियाँ कब तक रहेंगी, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। तो ये जो विकसित राष्ट्र हैं, हमने बताया कि ये चूँकि हथियारों का सृजन इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, और चूँकि हथियारों का सृजन हम करेंगे तो बेचेंगे ही। आज इसीलिए सारे विश्व के देश, जो छोटे देश हैं, असहाय होकर उनके जो हितार्थ हैं वो हमसे जुड़े भी हुए हैं। तो वो हमें मरने भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें जीने भी नहीं दे रहे हैं। इसी की घटना का प्रतिरूप आप श्रीलंका को आज देख रहे हैं। सबसे हॉट मुद्दा है, फ्रंट पेज की न्यूज़ है, और मुझे लगता है आम जनमानस को इस परिवेश को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका की जो आबादी है वो भारतीय आबादी के, भारतीय मतलब नेचर के समकक्ष है। वहाँ का जो रहने वाला व्यक्ति है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, सिंघली है, वो हमारे भारतीय परिवेश के नज़दीक है। आज अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो भारत के लिए बड़ी चिंतात्मक स्थिति है। भारत सहयोग भी करने का इच्छुक है, लेकिन इस वर्तमान परिवेश में कितना सहयोग कर पाएगा, संभावना नहीं है, क्योंकि विश्व की ये पहली अलग प्रकार की साउथ एशियन कंट्रीज़ में घटना हो रही है। पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर सेना इन्वॉल्व होती है, तो वो तख्ता पलट अलग प्रकार का होता है। लेकिन आम जनमानस के द्वारा किसी सत्ताधीश को इस तरह खदेड़े जाना, ये मुझे लगता है कि विश्व के इतिहास की पहली घटना, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो लगभग पहली घटना है और बहुत ही चिंतनीय है। तो इस पे आम जनमानस को अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भारत में ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा सशक्त नेतृत्व है, इसलिए यहाँ के जनमानस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की आवश्यकता है। और जागरूक किस प्रकार रहा जा सकता है, क्योंकि हम अध्ययन करें, पढ़ें, समझें, क्योंकि अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो हो सकता है कि भविष्य के गर्त में बहुत कुछ छुपा है। इसलिए सभी लोगों को सुरक्षात्मक परिवेश के सारे बिंदुओं का अध्ययन करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, समय का थोड़ा वो है कि आपको ये रोकना पड़ेगा आज की बातों के लिए। तो एक बात जो मेरे मन में है आपके लिए, कि इतना आप सब कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने में लगे हैं, इतनी जगह आप जाते हैं, आप क्लासेस लेते हैं, इतनी जगह आप डिबेट में जाते हैं, भविष्य को लेके आप क्या योजना बना रहे हैं अपने लिए? देखिए, भविष्य की मैं रक्षा जगत से जुड़े रहने के अलावा सामाजिक परिवेश में भी काम करता हूँ। मेरी अपनी द्वारा, मतलब अपनी नहीं, जैसे संस्थाओं से जुड़ा हूँ, जिसमें एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी, समाज सेवा संस्थान जैसे NGOs हैं। बाकी अन्य जहाँ भी बुलाया जाता है समाज सेवा के लिए, मैं निरंतर तत्पर रहता हूँ। अभी मैंने एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी के ज़रिए बहुत सारी सोशल एक्टिविटी की है, जिसमें मैंने सरकारी अनुदान कुछ भी नहीं लिया है। हमारी जो संस्था है वो शैक्षिक, सामाजिक, विधि जगत में लगातार निरंतर कार्य कर रही है। अभी विधि जगत के अधिवक्ताओं के लिए हमने एक बहुत बड़ा प्रकल्प आयोजित किया था, जिसमें संस्था के विभिन्न लोगों ने मिलकर करीब 1000 अधिवक्ताओं के लिए ऐसे कार्ड्स वितरित किए थे सुरक्षा के लिए, कि अगर वो किसी भी अस्पताल में जाएं तो उनको पर्याप्त इलाज महसूस हो। इस तरीके अन्य प्रकल्पों में कार्य चलता रहता है। शिक्षा जगत के लिए मैं एक राष्ट्रीय शोध जर्नल का संपादन पिछले 12 वर्ष, इसी वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, 2009 में मैंने प्रारंभ किया था। उसमें मैं ऐसे शोधार्थियों और शिक्षार्थियों, वो पूरा जो जर्नल का फ्रेमवर्क है ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के लिए है, UGC संस्था द्वारा लिस्टेड राष्ट्रीय जर्नल है। भारत का इकलौता ऐसा जर्नल है जो सिर्फ मेंबरशिप प्रोसेस पर चलता है। हम पेपर पब्लिकेशन का कोई शुल्क नहीं लेते हैं।
उसमें ऐसे गुमनाम शिक्षा जगत के लोग जिनके पास पैसा नहीं है, लिखने पढ़ने का प्लेटफॉर्म नहीं है, अनवरत वो हमारे यहाँ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और निरंतर लिख पढ़ रहे हैं। तो निरंतर इस तरीके शैक्षिक सामाजिक प्रकल्पों पे जितना मेरे द्वारा हो सकता है, एक शिक्षक के रूप में मैं निरंतर कार्य कर रहा हूँ। भविष्य में मेरी योजना ये है कि जैसे आज अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर, अन्य योजनाओं को लेकर छात्रों के बीच पर्याप्त मतभ्रम बना है, तो मैं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म सृजन करना चाहूँगा जिस पे रक्षा जगत से जुड़े तमाम प्लेटफॉर्म काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहला हूँगा, लेकिन मैं एक ऐसा सुलभ प्लेटफॉर्म बनाना चाहूँगा जहाँ पे आकर सारे युवा तरुणाई, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग को तो सारे संसाधन उपलब्ध होते ही हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क कैंपों का आयोजन करूँगा जिससे सेना के बारे में वो कैसे भर्ती हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको प्रारंभिक दौर में बताया कि हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले लोग डायरेक्ट इंटरव्यू करके रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये सब सूचनाएं आम जनमानस तक पहुँचे और युवा प्रेरित हो, अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो, समाज की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। क्योंकि जब युवा जागृत होगा, मेरा ये मानना है, तो सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ होगी, राष्ट्र सुदृढ़ होगा और श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में पुनः नहीं आएगी, आशंका निर्मूल होगी। क्योंकि जब युवा सुरक्षात्मक परिवेश के प्रति जागरूक होता है तो समाज की सुरक्षा अभेद्य हो जाती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंत में हम चाहेंगे कि जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए अगर आप कोई मैसेज हमारे क्रांतिकारी अड्डे से देना चाहें तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके क्रांतिकारी अड्डे का बहुत सराहना करूंगा कि समाज के विभिन्न ज्वलंत विषय पर आप तरह तरह के शिक्षाविदों, रक्षाविदों को बुलाते रहते हैं। मेरे ईश्वर से कामना है कि आप निरंतर समाज की इस प्रकार की सेवा भी करते रहें, क्योंकि कब्रों में तमाम सारी अभिव्यक्तियां दबी हुई हैं। अगर वो अभिव्यक्तियां समाज में नहीं आएंगी तो आम जनमानस जागरूक कैसे हो पाएगा। तो आप बिना एक सीमित संसाधन के अंतर्गत इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो आपको मेरी बड़ी शुभकामना। समाज के लिए और युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि हर पल जागरूक रहें, अध्ययन करें, अध्ययन करें, अध्ययन करें। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप थे राम तिवारी जी, जो कि रक्षा क्षेत्र में काफ़ी कार्यरत हैं और आज उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी आपको भी, हमको भी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।